वेलकम बैक टू 777 गुरुकुल। आज हम लेकर आए हैं DSSP TGT सोशल साइंस PYQ सीरीज की क्लास 7। इस क्लास में हम DSSP TGT SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो और एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी। इम्पोर्टेंट PYQs होंगे लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आप DSSP TGT सोशल साइंस या NVS KVS की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इतिहास और सामाजिक विज्ञान में कथन बेस है। पहला कथन कहा गया है 16वीं शताब्दी के मध्य के दौरान चेचक महामारी अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित हुई। यह कथन सही है या गलत है हमें ये बताना है। उसके बाद अगला कथन है अमेरिकी लोग दुनिया के विभिन्न भागों में यात्रा कर रहे थे और जब वे स्पेन पहुंचे तो उनके अंदर इस बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अमेरिकी लोग दुनिया के विभिन्न भागों में यात्रा कर रहे थे और जब वे स्पेन पहुंचे तो उनके अंदर इस बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अब हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमारे पास चार ऑप्शन है। कथन ए सही है लेकिन कथन दो गलत है। ऑप्शन बी कथन ए गलत है लेकिन कथन दो सही है। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है ए सही रहेगा। इसमें कथन एक जो है वो सही है और जो दूसरा कथन है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया। एशिया और अफ्रीका में नव उपनिवेशवाद और यूरोप में लोकतंत्र और उदारवाद की वृद्धि हुई। दासों की मुक्ति के साथ औपनिवेशीकरण नियंत्रण, बाल्कन में विउपनिवेशवाद और स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद और विउपनिवेशवाद। देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हुआ। 19वीं शताब्दी में जो एशिया और अफ्रीका में नव उपनिवेशवाद और यूरोप में लोकतंत्र और उदारवाद की वृद्धि जो थी यह देखी गई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप को अनाज का निर्यात किया। यानी 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप को अनाज का निर्यात किया जिससे कृषि की कीमतों में गिरावट आई, जिससे कृषि की कीमतों में गिरावट आ गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा है चाइना और मैक्सिको, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी अदन और चीन और ऑप्शन डी कनाडा और मैक्सिको। तो हमारा आंसर जो रहेगा तो वो संयुक्त राज्य और अमेरिका रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। 1820 से 1913 के बीच में इन देशों ने यूरोप को अनाज का निर्यात किया था जिससे कृषि की कीमतों में काफी गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व बैंक का गठन किस घटना के तुरंत बाद किया गया था। विश्व बैंक का जो गठन था किस घटना के तुरंत बाद किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध या संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक संकट। तो विश्व बैंक का जो गठन किया गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डॉक्टर लिविंगस्टन जो अफ्रीका में दवा व पश्चिमी धर्म ले गए थे ने किस कारण से सरकार के हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया। ये डॉक्टर लिविंगस्टन थे जो अफ्रीका में दवा व पश्चिमी धर्म ले गए थे, किस कारण से सरकार हस्तक्षेप के लिए आग्रह सरकार से हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया था। गुलामों के अपराधों को कम करने के लिए, अफ्रीकी जनता के मध्य सभ्यकरण के लिए, संघर्ष मुखियाओं के में बीच बचाव के लिए, मिशनरियों और गतिविधियों में मदद के लिए। तो उसका आंसर रहेगा मिशनरियों की गतिविधियों में मदद के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी दो कथन दिए गए हैं। कथन ए देखिए क्या कहता है भारत में अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था का प्रारंभ 1834 में किया गया जिसके तहत ब्रिटिश उपनिवेशों में गन्ना बगानों में मजदूरी
भर्ती किए जा मजदूर भर्ती की जा सके। यानी भारत में अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो 1834 में किया गया, जिसके द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश उपनिवेशों में गन्ना बगानों में मजदूर भर्ती किए जा सके। देखिए इसका कारण क्या दिया गया, अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था को भारत में शुरू करने का तात्पर्य 19वीं सदी में व्याप्त अकालों से पीड़ित गरीबों को राहत दिलाने से था। जो अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था को भारत में शुरू में करने का तात्पर्य था 19वीं सदी में व्याप्त अकालों से पीड़ित गरीबों को राहत दिलाने से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। जो कथन है उसकी आर जो है वो व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। ए और आर दोनों सही है। अच्छा, ए आर दोनों सही है, लेकिन जो बी है ना उसकी व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे, सही व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों कथन सही है। कथन दोनों सही है, लेकिन जो उसकी व्याख्या है वो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो जहाजी का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? भारत के 9 सैनिक विद्रोहियों को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया आह्वान। अगला ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों को गांधी जी द्वारा दिया गया आह्वान, या अनुबंधित प्रवासन से संबंधित पुस्तक का शीर्षक। चौथा, गोदी मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का आह्वान। तो चलो जहाजी एक अनुबंधित प्रवासन से संबंधित एक पुस्तक का शीर्षक था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योग जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पूरी तरह से बर्बाद हुए थे। भारतीय उद्योग जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पूरी तरह से बर्बाद हुए थे वे थे खांड और पोत निर्माण, तेल और नमक बनाना, कपड़ा और दस्तकारी, लोहा या इस्पात। तो भारतीय उद्योग जो ब्रिटिश नीतियों के कारण पूरी तरह बर्बाद हुए थे वो थे खांड और पोत निर्माण। ऑप्शन ए सही रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश कालीन औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं था। कौन सा जो ब्रिटिश कालीन औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण, रेल लाइनों का प्रसार, ये भी हुआ है। व्यावसायिक फसलों का विस्तार भी हुआ है। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में ओक के जंगल का लुप्त होना। तो ये 19वीं सदी में जो ओक के जंगल का लुप्त होना ये ब्रिटिश कालीन औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में उपनिवेशवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी भारत में उपनिवेशवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, कथन एक क्या कह रहा है देखिए, हर सामाजिक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा था। कथन दो, उपनिवेश विरोधी आंदोलनों में स्वतंत्रता के मायने हर वर्ग और समूह के लिए भिन्न थे। अब देखिए क्या कहा गया है, तो ये दोनों कथन सही है या दोनों गलत है, या कथन ए सही है या कथन दो गलत है। तो देखिए हमारा जो कथन ए है ये गलत है। हर सामाजिक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा था, नहीं। हर सामाजिक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर जो है वो एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो हमारा ऑप्शन जो कथन है वो ये गलत है। अब दूसरा देखते हैं कथन, उपनिवेश विरोधी आंदोलनों में स्वतंत्रता के मायने हर वर्ग और समूह के लिए भिन्न थे। उपनिवेश विरोधी आंदोलनों में स्वतंत्रता के मायने हर वर्ग और समूह के लिए अलग थे, यह भी ये कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही रहेगा। कथन ए गलत है और परंतु दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, कथन है आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है। कथन बी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका में हुआ। तो देखिए कथन जो है आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है, कथन सही है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका में हुआ, यह कथन भी सही है। तो इसलिए हमारे दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सही का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। कथन ए और बी दोनों सही है, तो ये हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1929 में कृषि क्षेत्र और समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए क्योंकि मूल्यों में गिरावट। यानी 1929 में कृषि क्षेत्र समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए, मूल्यों में गिरावट आई थी। क्यों आई थी? देखिए, औद्योगिक माल की तुलना में अधिक और दीर्घकालीन थे, केवल कुछ महीनों के लिए थी,
कृषि हेतु कच्चे माल की कमी थी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, औद्योगिक माल की तुलना में अधिक और दीर्घकालीन थी। औद्योगिक माल की तुलना में अधिक और दीर्घकालीन थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करने में सबसे आगे कौन से देश थे? यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो जर्मनी पर युद्ध की जो घोषणा की थी उसमें सबसे पहले किन दो देशों ने की थी? इटली और यूनान ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने, नॉर्वे और डेनमार्क ने, यूएसए और यूएसएसआर ने। तो इटली पर जो सबसे पहले युद्ध की जो घोषणा की थी वो ब्रिटेन और फ्रांस ने की थी। इटली पर जो सबसे पहले युद्ध की घोषणा की थी वो ब्रिटेन और फ्रांस। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशीकरण नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किया। यानी औद्योगिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन कब किया था? 1927 में, 1923 में, 1920 में या 1921 में? तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी ठीक रहेगा। तो ये जो 1920 में हुआ था, औद्योगिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का जो है वो गठन किया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन वि उपनिवेशवाद का एक रूप नहीं है? यानी वि उपनिवेशवाद का रूप नहीं है। ऑप्शन ए पहला जो है, किसी दूसरे देश पर भौतिक नियंत्रण, ये उपनिवेशवाद का रूप होता है। किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, ये भी होता है। यह साम्राज्यवाद का एक रूप है, ये भी ठीक। यह नव उपनिवेशवाद का रूप है। जो नव उपनिवेशवाद वो वि उपनिवेशवाद का रूप नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में अपनाई गई संरक्षणवादी नीतियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 19वीं शताब्दी में संरक्षणवादी नीतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पूंजीपतियों को उनके कारखानों की सुरक्षा प्रदान की गई। प्रत्येक देश ने आयात शुल्क में कमी कर दी। अधिकांश देशों ने आयातित माल पर भारी आयात शुल्क का बोझ डाला। मजदूरों को वेतन संबंधी असमानताओं के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई। देखिए तो ऑप्शन सी जो हमारा वो सही रहेगा। अधिकांश देशों ने आयातित माल पर भारी आयात शुल्क का बोझ डाला। यानी बहुत सारे देशों ने आयातित माल पर भारी जो आयात शुल्क का बोझ उनको सहना पड़ा था। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1834 से 1920 तक विभिन्न धर्मों, वर्गों और जातियों के लोगों को जहाज से ले जाते थे जो 5 साल तक काम करने के लिए नियुक्त थे। वे देश थे श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है, मॉरिशस। इसमें ऑप्शंस कुछ डबल हो गए तो हमारा ऑप्शन एक सिंगल ही लेना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 18, आधुनिक भारत में विऔद्योगिकरण पर लिखने वाले लेखक कौन है? यानी आधुनिक भारत में विऔद्योगिकरण पर लिखने वाले लेखक अमिया बागची, जे कृष्णमूर्ति और मारिका विजयानी। दोनों अमिया बागची और जे कृष्णमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों ने लिखा अमिया बागची और जे कृष्णमूर्ति। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक भारतीय उद्योगों के लचीलेपन पर लेखक ने लिखा है। कौन से लेखक ने लिखा है पारंपरिक भारतीय उद्योगों के लचीलेपन पर? जॉर्जियो रिएलो, अमिया बागची, तीर्थकर रॉय या मॉरिस डी मॉरिस? तो आंसर है तीर्थकर रॉय। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20, भारत से अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में भेजा जाता था? यानी भारत से अनुबंधित जो श्रमिक थे उनको कहां भेजा जाता था?
कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस और फिजी, यूरोप और अमेरिका, चीन और जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो हमारा आंसर ए जो है वो ठीक रहेगा। जो भारतीय अनुबंधित जो श्रमिक हैं उनको कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस और फिजी भेजा जाता था। तो जो आज की हमारी ये क्लास थी जिसके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, आज की DSSB TGT सोशल साइंस PYQ की क्लास जो 7 थी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल 777 गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट PYQs लेकर आएंगे जो आपके DSSB TGT सिलेक्शन में मदद करेंगे। तब के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।